हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। आज हम करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का टॉपिक, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स। तो नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं उनको हम कैसे एलोकेट करें, मैनेज कैसे करें, उनको कैसे बचा के रखें, कंजर्व कैसे करें। तो इन सब की स्टडी हम किस में देखते हैं? नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स में। अब हमने ये जो वर्ड्स बोले, रीन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, ये क्या होते हैं? तो ये टाइप्स ही होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। तो फर्स्ट है रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज नाम से ही हो रहे, रीन्यू कर सकती है यानी रीजनरेट ओवर टाइम, कि अगर इसको हम प्रॉपरली मैनेज करके रखेंगे तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएंगे? दोबारा से रीजनरेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल फॉरेस्ट, फिशरीज, वाटर, सोलर एनर्जी, ये सब क्या है हमारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इनमें अब इशू क्या आता है? मेन ओवर एक्सप्लॉयटेशन, लेट्स टू डिप्लीशन, कि अब जो लोग हैं, पीपल है, वो इसको ज़्यादा ही क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? जो दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकते। इट मीन्स ये क्वांटिटी इसकी क्या है? फाइनाइट एंड लिमिटेड है। अगर ये एक बार यूज़ हो गए तो इसको रिप्लेस नहीं हो सकते हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स। इसमें इशू क्या आता है? ऑप्टिमल एक्सट्रैक्शन रेट, कि किस रेट से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कितनी जल्दी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो यही थे इसके टाइप्स की नेचुरल रिसोर्सेज की, रीन्यूएबल क्या होते हैं और नॉन रीन्यूएबल क्या होते हैं। अब इसमें क्या कुछ थ्योरीज हैं कि कैसे क्या क्या है। फर्स्ट है हॉटलिंग रूल, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द, मतलब कि ये जो इसमें हॉटलिंग रूल किसने दिया था, ये क्या बताते हैं। बस मेन बेसिक क्रक्स ही हमें जानना है, इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, बट ये बहुत आता है हॉटलिंग रूल कब आया था। तो ये हॉटलिंग रूल जो है 1931 में आया था, और ये किसके बारे में बताता है कि जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है उस ऑप्टिमल एक्सट्रैक्शन, कि कैसे उनको हम ऑप्टिमल तरीके से एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकें ताकि हमारे इन्वायरमेंट भी हार्म ना हो। तो वही ये कंसेप्ट क्या बता रहा है कि ऑप्टिमल एक्सट्रैक्शन पार्ट टू, कि हमारा प्रॉफिट भी क्या हो? मैक्सिमाइज हो। तो इसका एक फॉर्मूला है, प्राइस टी इज इक्वल टू प्राइस जीरो इंटू में 1+R/T। आर क्या बताता है? डिस्काउंट रेट कितना है, और टी टाइम पीरियड। अब इसका हम पता कैसे चलेगा कि हमें वो एक्सट्रैक्शन रेट कैसे है? तो दो चीज़ है, अगर हमारा एक्सट्रैक्शन रेट ज़्यादा है हॉटलिंग रूल से, यानी रिसोर्स हम ज़्यादा एग्जॉस्ट करें, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अगर एक्सट्रैक्शन रेट हमारा कम है हॉटलिंग रूल से, तो अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। बस मेन यही याद रखना, हॉटलिंग रूल कब आया था और ये किस चीज़ के बारे में बताते हैं, और ये इसका इम्प्लीकेशन याद रखना। सेकेंड है गॉर्डन-शेफर मॉडल, फिशरीज इकोनॉमिक्स में है ये। कंसेप्ट क्या बताता है ये? मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड फॉर फिशरीज, फिशरीज के लिए पर्टिकुलर है कि कितना हमें वो मैक्सिमम यील्ड देगा, प्रॉफिट देगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है? R इंटू में K डिवाइड बाई 4। आर क्या बताता है कि फ़िश की पॉपुलेशन कितनी ग्रोथ रेट कर रही है, कितने परसेंट से वो ग्रो कर रही है, और K है कैरिंग कैपेसिटी, कि वो कितना जो है कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी है वो उस फिशरीज़ की। अब इम्प्लीकेशन क्या है इसकी? अगर ओवर फिशिंग हो रही है, अब ज़्यादा ही फिशिंग होगी हमारी, तो स्टॉक क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर उसमें इतनी फ़िश नहीं होंगी। तो मेन यही है कि ये किससे रिलेटेड है? गॉर्डन-शेफर मॉडल फिशरीज से रिलेटेड है। थर्ड है ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, हार्डिन ने दिया था 1968 में। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज है वो ओवर यूज़ हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ ओनरशिप नहीं है वहाँ पर। अब एक ओशीन है वहाँ पर, जैसे कि अब फिशरीज़ है, फिश अब कर रहे हैं हम, हंटिंग वगैरह जो भी करते हैं, मतलब कि तो वो ओवर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ओनरशिप नहीं है, कोई भी लोग आ सकते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सिर्फ सॉल्यूशन क्या है? प्राइवेटाइजेशन, हम ओनरशिप असाइन करें कि हाँ ये आपकी है, आप इसको यूज़ करो, या गवर्नमेंट रेगुलेट करे, टैक्स लगा सकती है गवर्नमेंट। कम्युनिटी मैनेजमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट होती है वहाँ पर, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है कि आप इस चीज़ को सेव करके रखो, कंजर्व करो। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कॉमन्स मतलब लोग क्या हो रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ओनरशिप नहीं है। डिस्काउंटिंग एंड इंटरजनरेशनल इक्विटी, फ्यूचर बेनिफिट्स आर अंडर वैल्यू टूडे। हम क्या कर रहे हैं? हम इग्नोर कर रहे हैं फ्यूचर बेनिफिट्स को, कि आज के टाइम पे जो वैल्यू है उसको अंडर वैल्यू कर रहे हैं, कि उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि सोशल डिस्काउंट रेट को हम बैलेंस कर सकें। इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, अब कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं? अब ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फर्स्ट है मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, कि हम टैक्सेस लगा सकते हैं। ट्रेडेबल परमिट्स, कि हम परमिशन दे सकते हैं, आप इतना कर सकते हो, उससे ऊपर जो कर रहे हो तो आप ट्रेड करो। हम उनको जैसे कि लाइसेंस दे सकते हैं कि आप इतना ही क्रेडिट जो है कर सकते हो, ट्रेड पोल्यूशन कर सकते हो। अगर किसी ने बंदे ने कम की है उससे, तो क्या कर सकते हो? उस चीज़ को सेल कर सकते हो, उस परमिट को, कि आप इतना और कर सकते हो। एंड थर्ड वन इज सब्सिडीज़ दे सकते हैं हम सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। तो
तो ये था मार्केट बेस पे। रेगुलेटरी अप्रोचेस में क्या हम लाइसेंस दे सकते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज मतलब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बना सकते हैं। प्रॉपर्टी राइट सॉल्यूशंस, प्राइवेट ओनरशिप और कॉमन प्रॉपर्टी रिजाइम्स के थ्रू हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यही था कि हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ये थी कि इसमें ये क्या थे, थ्योरीज थी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का और ये थ्योरीज। थैंक यू।